जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पहले चैप्टर 1 के कुछ MCQs रह गए थे चैप्टर 21 से ऑनवर्ड, उनको कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 जो हमारा चल रहा है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे आज, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहले MCQs चैप्टर 1 पेज है हमारा 203। जी 20 तक हम MCQs डिस्कस कर चुके थे। 21 से 30 तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। 22, 24 Which of the statements below does not apply to production possibility frontier or PPF? करें में से कौन सी स्टेटमेंट है जो PPF पे अप्लाई नहीं होती? The PPF is a closely related to the concept of scarcity. जी, क्या PPF scarcity के कंसेप्ट से रिलेटेड है? बिल्कुल। 24 बी पार्ट, क्वांटिटीज ऑफ इनपुट आर मेजर अलोंग द एक्सिस ऑफ PPF। बताइए क्या इनपुट की क्वांटिटी मेजर की जाती है या आउटपुट की? आउटपुट की मेजर की जाती है, प्रोडक्शन मेजर की जाती है, इनपुट नहीं मेजर किए जाते। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं मेजर किए जाते, प्रोडक्शन या आउटपुट को मेजर किया जाता है। बी स्टेटमेंट गलत है। और फिर इसके बाद सी भी देख लेते हैं, पीपी में शिफ्ट ओवर टाइम। बताइए क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल ये हो सकता है ओवर टाइम। ग्रोथ इंक्रीज राइटवर्ड में शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड कब शिफ्ट हो सकता है वाला? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो, जैसे लैंड में, लेबर में, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में। और सी मूवमेंट अलोंग द PPF में अकर एज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज चेंज। जाहिर है जैसे ही आप रिसोर्सेज एक प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा एलोकेट करेंगे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दूसरी प्रोडक्ट की कम होगी। तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि एप्लीकेबल नहीं है, वो कौन सी है? बी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 25 Which of the following statements is false when economy is on its PPF? को हमने गलत वाली स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। मोर ऑफ वन प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट सैक्रिफाइसिंग सम ऑफ द अदर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी, हमने तो गलत वाली ढूंढनी है, हमने गलत वाली ढूंढनी है। बी रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट पे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होते हैं। बिल्कुल, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट की assumption यही है। डेफिनेशन में वो कहता है रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड भी और एफिशिएंटली भी यूटिलाइज हो रहे हो। सी कंज्यूमर्स विल हैव ऑल दैट दे नीड। ये स्टेटमेंट तो इकोनॉमिक्स के किसी भी कंसेप्ट के मुताबिक ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की। तो कंज्यूमर तो कभी भी जो कुछ वो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे। डी ए स्ट्राइक बाय वर्कर विल मूव द इकोनॉमी बीनीथ द PPF। जी बिल्कुल ठीक है, स्ट्राइक अगर करेंगे वर्कर्स तो PPF इनसाइड की तरफ मूव हो जाएगा, रिसोर्सेज इनएफिशिएंट हो जाएंगे ना। तो इसमें जो गलत ऑप्शन हमने ढूंढनी थी और गलत ऑप्शन कौन सी है? सी की। जी 30 तक कोई और प्रॉब्लम? 30 तक और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 से 40, 32 का आपने। जी when Saeed decides to not go to the concert but goes to the library to study instead, he is मुश्किल फैसला था, बहरहाल कर लिया उसने। हाँ, बी लाइक सईद, बिल्कुल ठीक है। Realizing that his time is a scarce resources that must be allocated, बिल्कुल स्कैर्सिटी ना होती तो वो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता। सही कह रहे हैं ये भी। At least implicitly recognizing that the opportunity cost of going to the library is the concern he is giving up, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। Making an economic decision, ठीक है, scarcity of resources में scarce resources को allocate करना यही इकोनॉमिक डिसीजन होता है। बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम में हम रिसोर्स एलोकेशन ही सीख रहे होते हैं, तो क्या वो रिसोर्स एलोकेशन कर रहा है? बिल्कुल। तो वो क्या कर रहा है? डी डूइंग ऑल ऑफ द अबव, वो ऑल ऑफ द अबव कर रहा है, यानी तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो हमने तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया बल्कि डी को सेलेक्ट किया, जो कि हाँ तीनों ही ठीक है। वरना अगर एक को टिक करते तो उसका मतलब है बाकी दो आप कह रहे हैं गलत है।
तो अगर सारी सही हो तो फिर हम ऑल ऑफ द अबव को सिलेक्ट करते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? 41 तक और कोई क्वेश्चन नहीं? क्लोज कर दें। चलिए, कल हमने कंसेप्ट स्टडी किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब अटेंटिव हो के आपने कंसेप्ट सुनना। ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स है। खास तौर पे आज का लेक्चर जो है ये आपके बहुत से फ्यूचर के कंसेप्ट्स की बेस बनाएगा अगर आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लिया। स्टार्ट करें जी। पढ़ने क्या जा रहे हैं हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो इनकम है, पैसे हैं, इकोनॉमी में मूव करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हाथ, और ये घूम फिर के फिर वापस उन्हीं लोगों के पास आ जाते हैं जिन लोगों ने इनिशियली इनको सर्कुलेट किया होता है। इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे बेसिक कंसेप्ट, फर्ज कीजिए एक फैक्ट्री मालिक के पास कुछ पैसे हैं, उसने मजदूरों को जॉब दी और कोई चीज प्रोड्यूस की। अब इसके बदले में जो काम करवाया मजदूरों से, क्या वो उनको सैलरी देगा? पैसे मूव किए गए फैक्ट्री ओनर से वर्कर की तरफ। अब वर्कर जब मार्केट में जाएंगे, फर्ज कीजिए वर्कर्स ने वही चीज खरीदनी है, तो जब मार्केट से वो चीज खरीदेंगे ये पैसे घूम के वापस फैक्ट्री ओनर के पास नहीं आ जाएंगे? इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल रखी। इसमें समटाइम्स गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। रियल लाइफ की अगर बात करें, मैंने सिर्फ दो चीजों को सामने रखा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को, लेकिन इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और समटाइम पैसा मुल्क से बाहर भी जा रहा होता है, फॉरेन ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आज के लेक्चर के लिए मैंने मॉडल को सिंपल रखा है, सिर्फ टू सेक्टर मॉडल या सिंपल इकोनॉमी को अज्यूम किया है। टू सेक्टर मॉडल समझते हैं क्या होता है? मार्केट के कितने पार्टिसिपेंट्स या एजेंट्स हैं? 4। कौन कौन से? हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स या कंज्यूमर्स, फर्म्स या प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर। अगर किसी इकोनॉमिक थ्योरी या मॉडल में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सिर्फ इन्वॉल्व हैं, उसे क्या कहते हैं? टू सेक्टर या सिंपल इकोनॉमी। अगर उसमें गवर्नमेंट को भी ऐड कर दें, 3 सेक्टर या क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर फॉरेन ट्रेडर्स को भी ऐड कर दें, 4 सेक्टर या ओपन इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में गवर्नमेंट भी होती है और फॉरेन ट्रेडर्स भी होते हैं, लेकिन आज के लेक्चर की हद तक मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? टू सेक्टर इकोनॉमी। आईकैप में के पेपर में अगर आईकैप पूछे कि बताओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ड्रा करो, मेंशन ना करे 2 सेक्टर के, 3 सेक्टर के, 4 सेक्टर, तो आपने कौन सा सेक्टर ड्रा करना है? 2 सेक्टर। और आज तक उसने जब भी ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्वेश्चन पूछा है 2 सेक्टर के साथ पूछा है। बहरहाल हम 3 और 4 सेक्टर की भी प्रैक्टिस करेंगे, वो कोई बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, थोड़ा ही चेंज है 2 सेक्टर से, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में 2 सेक्टर इकोनॉमी अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दूसरी चीज, आप कहें सर जरूरी तो नहीं वर्कर इसी ओनर की चीज खरीदे, वो दूसरे ओनर की चीज भी तो खरीद सकते हैं। याद रखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट बात कर रहे होते हैं। जब मैं ओनर कह रहा हूं तो इसका मतलब है सारे, हर कंपनी के ओनर्स, हर बिजनेस के ओनर। और जब मैं कंज्यूमर या वर्कर्स कह रहा हूं तो जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे के सारे इकोनॉमी में, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने समझना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि इनकम कैसे फ्लो करती है विद इन द इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि इनकम कैसे फ्लो करती है विद इन द इकोनॉमी। कहते हैं सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करती है, मतलब कि जो बंदा खर्च करता है घूम फिर के पैसे फिर वापस उसके पास आते हैं, फिर वो खर्च करता है फिर पैसे उसके पास आते हैं। यह है सर्कुलर फ्लो।
कितने पार्टिसिपेंट अज्यूम किए? 2। कौन कौन? हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड और फर्म, इनके अल्टरनेट नेम भी है। हाउस होल्ड को क्या कहते हैं? कंज्यूमर भी, इंडिविजुअल्स भी, बायर भी। फर्म को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर भी, सेलर भी। 2 पार्टिसिपेंट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर 4 सेक्टर। देखिए आपको गवर्नमेंट या फॉरेन ट्रेडर्स कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। यहां तक क्लियर? अब देखें, उन्होंने कहा जी फर्म है, फर्म ने प्रोड्यूसर है, ओनर है, किसी बिजनेस का मालिक। फैक्ट्री में उसने काम करवाना है लोगों से चीजें बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। किसको बुलाएगा? इंडिविजुअल्स को। आओ भाई मेरी फैक्ट्री में काम करो। हाउस होल्ड यानी इंडिविजुअल्स फैक्ट्री में जाएंगे और काम करेंगे। ऐसे ही है। क्या मैं ये कह सकता हूं हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स विल प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म? नीचे एक्सप्लेनेशन में क्या मैं ये लिख सकता हूं कि हाउस होल्ड विल प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म? अच्छा, जब हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे फर्म को, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करने से फर्म क्या करेगी? प्रोडक्शन, गुड्स बनाएगी। और क्या करेगी? फर्म विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को। फर्म ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सारी खुद इस्तेमाल करेगी कि मार्केट में बेचेगी। मार्केट में खरीदने वाले लोग कौन होंगे भला? वही वर्कर, इंडिविजुअल्स। ये एग्रीगेट की बात कर रहा हूं। एग्रीगेट वर्कर्स, पूरी इकोनॉमी में जितने भी वर्कर्स हैं, किसी ना किसी फर्म में जाके काम कर रहे होंगे। वो फर्म जो भी चीजें बनाएगी मार्केट में सेल करने के लिए, वो कोई ना कोई इंडिविजुअल ही खरीद रहे होंगे। सिंगल फर्म, सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, एग्रीगेट कलेक्टिव की बात हो रही। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात ही हम एग्रीगेट की करते हैं। ये फ्लो समझ आया? इसे एग्री करते हैं। हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे फर्म को, फर्म चीजें प्रोड्यूस करके सेल करेगी हाउस होल्ड को। अच्छा बताइए, हाउस होल्ड जो जब काम करेंगे फर्म में, अच्छा ये एरो की डायरेक्शन जहन में रखनी है। 2 चीजें जहन में रखनी है आपने। छोटा एरो कौन सा है, बड़ा एरो कौन सा है, और दूसरा डायरेक्शन। अगर इन 2 चीजों का ध्यान ना रखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गलत हो जाएगा। देखिए हाउस होल्ड पर एरो डायरेक्शन क्या बता रही है आपको कि हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को, फर्म नहीं प्रोवाइड कर रहे। और ऊपर एरो की डायरेक्शन क्या बता रही है कि फर्म हाउस होल्ड को गुड्स या सर्विसेज सेल कर रही है, हाउस होल्ड फर्म को गुड्स या सर्विसेज सेल नहीं कर रहे। डायरेक्शन का ध्यान रखना। अच्छा बताइए, हाउस होल्ड जो फैक्ट्री में काम करेंगे, फर्म में काम करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्या फ्री में काम करेंगे? के बदले में कुछ पैसे लेंगे, इनकम लेंगे? बिल्कुल पैसे या इनकम लेंगे। तो अब हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया फर्म को, इन रिटर्न फर्म क्या करेगी? पैसे, नोट, कैश प्रोवाइड करेगी। किसको? हाउस होल्ड को। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो इनकम है, जो रिवार्ड है, रिटर्न में फर्म पैसे देगी किसको? हाउस होल्ड को। फ्लो क्लियर होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, और जो पैसे जा रहे हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिल रही है, वो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। यहां तक बात क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, हाउस होल्ड ने जब फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, फर्म ने क्या किया उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का? गुड्स प्रोड्यूस की। किन को सेल की? हाउस होल्ड। क्या फ्री में सेल कर दी? फर्म कहेगी वाह भाई, जब काम करने आते हो तो पैसे लेते हो, तो अब जब हम चीजें बेचेंगे हम भी पैसे लेंगे। तो फर्म ने जब गुड या सर्विसेज सेल की हाउस होल्ड को, बदले में क्या लेगी? उनसे पैसे लेगी।
तो इसका मतलब है हाउस होल्ड को जहां काम करने से इनकम मिले वहां चीजें, गुड या सर्विसेज को बाय करने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये देखें, ये एक्सपेंडिचर जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं फर्म के पास। ये देखें, चीजें आ रही हैं फर्म से हाउस होल्ड के पास और पैसे जा रहे हैं हाउस होल्ड से फर्म के पास। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं हाउस होल्ड से फर्म और पैसे जा रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले। गुड या सर्विसेज आ रही है फर्म से और इनके बदले में पैसे हाउस होल्ड से फर्म। ये फ्लो क्लियर हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं, एक फ्लो है इनर ब्लू लाइन में, एक फ्लो है आउटर रेड लाइन में। दोनों फ्लो में फर्क, एक चीज तो इसे मैं कह, दोनों फ्लो ऑपोजिट है। जिस तरफ ब्लू जा रहा है उस तरफ रेड नहीं जा रहा, दोनों ऑपोजिट है। इसके अलावा कोई फर्क बता सकते हैं? एक मनी फ्लो है, एक रियल फ्लो। मनी फ्लो मतलब पैसों का फ्लो है। जो रेड वाला फ्लो है उसमें पैसे मूव हो रहे हैं और जो ब्लू वाला फ्लो है इसमें चीजें, गुड या सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव हो रहे हैं। इनको कहते हैं रियल फ्लो, चीजों का फ्लो, गुड या सर्विसेज का फ्लो। और जो रेड है ये क्या है? मनी फ्लो, कैश का फ्लो। जी देखिए, समझ आती है बात? ये अगर बात समझ आ गई, इसके बाद कुछ कंसेप्ट समझाने हैं। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेस स्ट्रांग बन जाएगी अगर आपने इन कंसेप्ट को समझ लिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्की बात है, आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं? मैं क्यों नहीं कह सकता? मैं कहने लगूं अभी, रोक के दिखाएं मुझे। है? नहीं, फायरिंग ऐसे ही कर दे, भाई वकील है। इनकम टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनकम टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी में सुनिएगा मेरी स्टेटमेंट, इकोनॉमी में जितना भी इनकम है वो और इकोनॉमी में जितना भी एक्सपेंडिचर है वो दोनों एक बराबर है। स्टेटमेंट। अच्छा, अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंस होता है, पढ़े? एक की सेल दूसरे की परचेज, और ये बंदा 100 की सेल करे, दूसरा 50 की परचेज रिकॉर्ड करता है, वो भी 100 की करेगा। 100 की सेल होगी, 100 की परचेज करेगा। एज्यूम करे कि इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं है, ये एज्यूम कर लें कोई सेविंग नहीं है। वरना आप कहें सर वो अगर जो इसको इनकम मिलेगी ना 100 रुपया, 20 रुपये संभाल के रखेगा, 80 खर्च करता है वो। हाँ, एज्यूम क्या करना है? हालांकि ये एजम्पशन रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन इसको बाद में चेंज करके बताऊंगा इसका इफेक्ट क्या आएगा। पहले लेवल पे एज्यूम करें सेविंग वगैरह कोई नहीं, ये भी एज्यूम करें टैक्स भी कोई नहीं। वरना आप कहें सर ये 100 रुपया कमाएगा, ठीक है, इसमें टैक्स में चले जाएंगे पैसे, इधर से खर्च करने जाएगा फिर भी टैक्स से पैसे चले जाएंगे। तो एज्यूम करना है कि टैक्स भी नहीं। बताइए, क्या इकोनॉमी में जो टोटल इनकम है और वो टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होंगे कि नहीं? जो इन्होंने कमाया वही, सेविंग नहीं कर रहे तो सारा खर्च कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर? इकोनॉमिक्स में कह सकता हूं। अकाउंटिंग में तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो फर्क आया करता है कि प्रॉफिट या लॉस का। वो इसलिए कि आपको पता है हम नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट में शामिल करते हैं इकोनॉमिस्ट, इसलिए जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी थोड़ा सा होता है। याद है नॉर्मल प्रॉफिट का कंसेप्ट? तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि एक का जो खर्चा है दूसरे की इनकम है, एक का जो खर्चा है दूसरे की इनकम। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी में जितनी इनकम होगी सारे का सारा एक्सपेंडिचर होगा। एग्रीड? ये इक्वेशन अहम है, समझ आ रही है? अच्छा,
अच्छा मैं उधर गया ही नहीं, आउटपुट की समझ क्यों नहीं आई वाला, अभी मैं उधर गया ही नहीं, अभी चलते हैं। मुझे बताइए ये जो एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड ने, खर्चा किया, और अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्म को जो इनकम हुई, जो हाउस होल्ड ने खर्चा किया, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इसे इनकम हुई वो कितनी हुई, जितनी चीजें प्रोड्यूस की थी उनकी वैल्यू के बराबर हुई। भाई ये इनकम या खर्चा कहां से आया, इन चीजों के बदले में आया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी इस आउटपुट की प्रोडक्शन की वैल्यू है उतना ही इनकम या एक्सपेंडिचर है? क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो हमारी कंप्लीट इक्वेशन क्या बनी, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आउटपुट। थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल की इनकम एक्सपेंडिचर आउटपुट की बात नहीं हो रही, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। तो मैं इसमें हर एक के साथ लिख देता हूं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल आउटपुट। आपको एतराज तो कोई नहीं? तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमने एक्सप्लेनेशन दे दी। पहली लाइन लिखी कि ये इनर फ्लो जो है ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, हाउस होल्ड से फर्म, फिर कहा फर्म से हाउस होल्ड प्रोडक्शन, फिर कहा फर्म जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर कर रही है बदले में क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को इनकम। फिर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्शन में, सेल किया जाता है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल बदले में क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर। आउटर फ्लो है मनी फ्लो, इनर फ्लो है रियल फ्लो। ये बात कर दी। और एंड में खास तौर पे एक इक्वेशन, क्या, इनकम नहीं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू। बताइए इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेस समझ लीजिए इसको। और इसके बाद जो हम कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो भी यहां, ये हमें एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके, क्योंकि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में रटा नहीं लगाना, रटा भी लगेगा हमारा, लेकिन कंसेप्ट्स पहले। ओके, आगे चले हम, इसमें से मजीद कंसेप्ट निकालना है। सबसे अहम, बार बार पूछ रहा हूं आपको, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर आउटपुट। ये कंसेप्ट क्लियर है ना आपको? बस वैसे ही, ये कोई फ्लो वगैरह नहीं, हाईलाइट किया इस इक्वेशन को और कुछ नहीं किया। आपने बनाना वही बार, ये नहीं बनाना। हाँ, ये पता नहीं क्या कीगड़ा सा बन गया, जो भी है, ये सिर्फ आपको इक्वेशन हाईलाइट करने के लिए। नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू नेशनल, आगे पीछे जिसको मर्जी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेशनल आउटपुट इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू, वो भी कर ले, कोई इशू नहीं है। तीनों चीजें इक्वल है, इनकम, एक्सपेंडिचर, आउटपुट। इस कंसेप्ट को पिक करके रखना है। अब कहता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, क्या इसमें से पैसा बाहर निकल सकता है? इसमें से पैसा बाहर, हम बिल्कुल पैसा बाहर निकल सकता है कि अब, लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब पैसा इस फ्लो से बाहर निकलेगा इसका मतलब है वो इकोनॉमी में यूज नहीं हो रहा होगा, साइड पे पड़ा रहेगा। इकोनॉमी में यूज नहीं हो रहा होगा, साइड पे पड़ा रहेगा। कहते बिल्कुल, इसमें से लीकेज या विड्रॉल भी हो सकती है। लीकेज या विड्रॉल का मतलब क्या है, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा निकला, साइड पे पड़ा हुआ, वो भी इस फ्लो का हिस्सा नहीं है। हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? उसने कहा 3 एग्जांपल। पहली एग्जांपल सेविंग। सेविंग को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं एस से शो करते हैं, एस सेविंग। अगर हाउस होल्ड सेविंग कर ले, पैसे बाहर, वो क्या किया उसने, गढ़ में गड़ा खोदा, उसमें पैसे दबा दिए 20 रुपए बंद कर। अब मुझे बताइए क्या ये 20 रुपए सर्कुलर फ्लो का हिस्सा है? 20 रुपए निकल गए, सर्कुलर फ्लो सुकड़ जाएगा कि एक्सपैंड होगा? सुकड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। टैक्स, टैक्स का मतलब क्या है?
वो पैसे जो गवर्नमेंट ने अपनी जेब में डाल लिए, तो मैंने पैसे डाले हैं जेब में, हाँ? तो वो पैसे जो गवर्नमेंट, बताइए क्या वो हमारे सर्कुलर फ्लो का हिस्सा होंगे? दूसरी एग्जांपल टैक्स, जहन में रखिएगा। लीकेज या विड्रॉल की एग्जांपल दे रहा हूं, इंजेक्शन की एग्जांपल नहीं दे रहा। लीकेज या विड्रॉल का मतलब होता है पैसा फ्लो से बाहर गया, इंजेक्शन का मतलब है पैसा फ्लो में आया। लीकेज या विड्रॉल का मतलब क्या है? पैसा फ्लो से बाहर गया। इंजेक्शन का मतलब क्या है? मैं एग्जांपल किसकी दे रहा हूं? लीकेज या विड्रॉल की। पहला सेविंग, क्लियर? दूसरा टैक्स, तीसरा इंपोर्ट। हाँ सर ये क्या एग्जांपल है? इंपोर्ट से तो चीजें मुल्क में आती हैं, हाँ पैसे तो जाते हैं, हम तो पैसों के हवाले से बात कर रहे हैं। तो पैसे तो मुल्क से बाहर चले गए ना, जो यूएसए चले गए, जर्मनी चले गए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो थोड़ी फिरेंगे अब वो तो उधर की इकोनॉमी में घूमेंगे। वो पैसा तो उधर फ्लो करेगा, जर्मनी जिस मुल्क से भी इंपोर्ट करवाइए। पाकिस्तान की इकोनॉमी से तो पैसा निकल गया। तो लीकेज या विड्रॉल की एग्जांपल क्लियर है? सेविंग, टैक्स, इंपोर्ट। सेविंग बताइए क्या होती है? सेविंग क्या होती है? वो पैसे जो कंज्यूमर बचा के रख लेता है, वो पैसे जो कंज्यूमर अपनी इनकम में से बचा के, सेविंग। टैक्स क्या होता है? वो पैसे जो गवर्नमेंट लोगों से ले लेती है। कंसेप्ट छोटे छोटे हैं लेकिन क्लियर होने चाहिए, इन्हीं कंसेप्ट में बाद में बड़ी बिल्डिंग बननी है। सेविंग वो पैसे जो कंज्यूमर अपनी इनकम में से बचा लेता है। टैक्स वो पैसे जो गवर्नमेंट अपनी जेब में डाल लेती है, कंज्यूमर से ले लेती है। इंपोर्ट वो पैसे जो के मुल्क से एग्री करते हैं कि तीनों में लीकेज या विड्रॉल होगा, फ्लो इकोनॉमी से निकलेगा, इकोनॉमी में निकलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इंजेक्शन। भाई अगर पैसा इकोनॉमी से निकल सकता है तो आ भी तो सकता है, आ भी तो सकता है। सेविंग, कंज्यूमर ने सेविंग कर ली, कंज्यूमर ने सेविंग कर ली, लेकिन फर्ज कीजिए अगर बैंक उन्हें कहे मेरे भाई सेविंग करनी है मेरे पास आके कर लो, घड़ा खोद के दबाओगे कोई पैसा नहीं मिलेगा, मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट दूंगा। अगर सेविंग घड़े की बजाय, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में सेविंग कहाँ रखी जाती है? घड़े में दबा के, घरों में, सोफे के नीचे, बिल्कुल दीवारों में भी, छतों पे भी जी, हाँ जी, रेट बड़े निकल भी आते, बिल्कुल। वो फिर इंजेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो तो फिर इंजेक्शन। बैंक में पैसे से वो भी सेविंग है, लेकिन अगर कोई फर्म वाला आके कहे भैया तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे दो, मैंने फैक्ट्री लगानी है, मैं भी तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा और ज्यादा दूंगा जो तुमने आगे देना है लोगों को, बैंक लोन दे देगा कि नहीं? अब इससे अगर जो मशीनरी खरीदी जाएगी, ओनर जिसने लोन लिया मशीनरी खरीदेगा, बताइए ये लीकेज या विड्रॉल है कि इंजेक्शन है? इंजेक्शन है। एक तरफ वही पैसे इंडिविजुअल ने जब बचाए, सेविंग थी, विड्रॉल था, वो जब बैंक में जमा करवाए और ओनर ने उन्हीं पैसों को कहा मैं मशीनरी लाता हूं, अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब ये क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट। मशीनरी का खरीदना क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। बताइए विड्रॉल या लीकेज है कि इंजेक्शन है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, गौर से सुनिएगा, अगर बात समझ आ गई तो मतलब समझ आ रही है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, वरना समझ कोई नहीं आ रही, के सेविंग बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, कैपिटल मार्केट के थ्रू, जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल कर लें आपकी मर्जी, सेविंग बैंकिंग सिस्टम के थ्रू या स्टॉक मार्केट के थ्रू, कैपिटल मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट बन जाती है। भैया बात समझ आए?
लेकिन सेविंग होना विड्रॉल कहलाएगा और बाद में इन्वेस्टमेंट होना इंजेक्शन कहलाएगा। कहानी समझ आ रही है? चलिए अगले ट्विस्ट की तरफ चलते हैं कहानी में। गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, अब कंज्यूमर ये पैसे खर्च नहीं कर सकते। ये क्या है? ये क्या है? लीकेज या विड्रॉल। असूली तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एग्जांपल ना जहन में लेके आइएगा। अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स इकट्ठा किया वो क्या करेगी? वो लोगों पे खर्च करेगी। वो उससे नए स्कूल बनाएगी, वो उससे नए हॉस्पिटल बनाएगी, वो उससे नए मेट्रो बनाएगी, वो उससे डैम बनाएगी, वो स्कूल के उस्तादों को तनख्वाह देगी। ये सारे गवर्नमेंट के क्या कहलाते हैं? खर्चे। गवर्नमेंट के खर्चों को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं जी, इन्वेस्टमेंट को कहते हैं आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? जी। अच्छा मुझे बताइए, परचेज, स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर, इनमें क्या फर्क है? तीन, परचेज, स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर, तीनों में क्या फर्क है? परचेज, स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन। नहीं, इसे हट के पूछ रहा हूं। लफ्ज परचेज, स्पेंडिंग, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, चारों में कोई फर्क है कि एक ही चीज है? एक है। तो लिख लें फिर। एक एग्रीमेंट लिखा हुआ था तो भूल गए थे आप? चार लिखी थी चीजें कि तीन थी? यही चार लिखे थे। ये ना कहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाए आप कहें ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था। अब भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कह लो, स्पेंडिंग कह लो, कंजम्पशन कह लो, और कौन सा लफ्ज था? परचेजेस कह लो, एक ही बात है इकोनॉमिक्स में। तो गवर्नमेंट जितने भी खर्चे करेगी उन्हें क्या कहते हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कैसे शो करते हैं? जी से। तो मुझे बताइए, जब गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, ये क्या था? लीकेज या विड्रॉल, ठीक। और जब गवर्नमेंट ने खर्चे किए, और ये जी क्या है? इंजेक्शन। ये इंजेक्शन है। अब इसमें इकोनॉमी में पैसे आ रहे होते हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है इससे। भाई समझ आया आपको? अगर समझ आया तो मुझे बताइए। बाद में अभी नहीं भूल गया, ऐसे अभी पूछ लेता हूं। टैक्स है, कौन लेता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग है जी, कौन करता है? क्या दोनों हमेशा बराबर होंगे? अच्छा अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोच लें, अब सोच लें, क्या दोनों कभी बराबर होते हैं? नहीं। हाँ। ये क्या इनका हिसाब किताब हो रहा होगा कभी? आप एक कंपनी का इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब बनाते हैं ना, और एंड पे नीचे लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस। भाई काउंटिंग में सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस शायद उसको कहते हैं। एक साइड पे इनकम आ रही है, एक साइड पे एक्सपेंडिचर। या कैश बुक बनाते हैं ना? तो बोले ना भैया कैश बुक बनाते हैं। उसकी एक होती है रिसीट साइड, एक होती है पेमेंट साइड। रिसीट साइड पे पैसे आते हैं, पेमेंट साइड पे जाते हैं। एक कंपनी का कैश आया गया का हिसाब रखते हैं, एक पूरे मुल्क का कैश आया गया का हिसाब होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। हाँ, इसको क्या कहते हैं? बजट नहीं कहते। बजट तो वो है जो मैं भी बनाता हूं अपने घर का, प्राइवेट आप भी बनाते होंगे। ये फिस्कल बजट है। फिस्कल बजट में दो साइड होती है, एक रिसीट साइड, एक पेमेंट साइड। क्या दोनों हमेशा बराबर होती होंगी? होनी चाहिए आइडियली। ऑब्जेक्टिव यही होता है, मैक्रो इकोनॉमिक कल पढ़ा था, इक्विलिब्रियम इन फिस्कल बजट। प्रैक्टिकली होती नहीं। गैस कीजिए, अगर रिसीट ज्यादा है, भाई सवाल तो पूरा करना है, और पेमेंट उससे भी ज्यादा है,
अब बताओ, हाँ हाँ अब सरप्लस, अब तो डेफिसिट आएगा। और अगर दोनों बराबर हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अच्छा अब कंसेप्ट आगे एडवांस है। हमारे घर का बजट जब आउट हो जाता है, यानी पेमेंट्स ज्यादा हो जाती हैं, रिसीट कम, हम क्या करते हैं? लोन लेते हैं। शाबाश। अब जरा सोचें, गवर्नमेंट का जब जी ज्यादा हो जाता होगा, टी कम हो जाता है, फिस्कल बजट डेफिसिट में है, पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है। किससे? अमेरिका से नहीं लेते, IMF से, शाबाश, वर्ल्ड बैंक से, ठीक। और दूसरे कभी कभी जापान भी थोड़ा बहुत दे, जर्मनी, ये कंट्रीज दे भी ले रहा था, चाइना भी दे देता है, चाइना भी। और हाँ, और बदले में हम सारी देते हैं बिल्कुल, और बदले में हम अपने गिरवी रखवा देते हैं कुछ 7,000। चलें ठीक है, ये तो एक कंसेप्ट वैसे याद आया, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट में ताल्लुक है। सेविंग किसके जरिए? बैंकिंग सिस्टम के जरिए, स्टॉक मार्केट के जरिए, कैपिटल मार्केट के जरिए इन्वेस्टमेंट बनती है। एस और आई का आपस में रिलेशनशिप है, तो क्या टी और जी का रिलेशनशिप नहीं है? ठीक है, एक ही अकाउंट की डेबिट क्रेडिट है आपकी लैंग्वेज में, काउंटिंग की लैंग्वेज में। नहीं भैया मैंने तो अरसा हुआ ये डेबिट क्रेडिट छोड़ दिया है। अच्छा अब चलते हैं बात हो रही थी लीकेज एंड विड्रॉल की। लीकेज एंड विड्रॉल की पहले एकदम क्या? सेविंग। दूसरे एग्जाम्पल क्या? टैक्स। तीसरी क्या है? इंपोर्ट में तो चीजें मुल्क में आती हैं, ये विड्रॉल क्या है? पैसे तो जाते हैं ना। अच्छा अगर पैसे जाते हैं, इंपोर्ट, लीकेज है, विड्रॉल है, एक्सपोर्ट भी तो होती है। लेकिन एक्सपोर्ट में तो चीजें मुल्क से बाहर जा रही हैं, पैसे तो आ रहे हैं ना भैया, हम तो पैसों के हिसाब से देख रहे हैं फ्लो को। हाँ लक्ष्मी आ रही है, उसके साथ लक्ष्मी कांत प्यारे लाल भी आ जाता है कभी कभी। हाँ नहीं, आपको पता नहीं है, बाज़-औक़ात जर्मनी के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भी आ सकते हैं। फॉरेनर्स आते हैं पाकिस्तान में पढ़ाने के लिए, बाज़-औक़ात अच्छे हो तो हम उन्हें वाइस चांसलर भी लगा देते हैं। तो फॉरेनर पाकिस्तान में आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से लोग बाहर ही जाते हैं काम करने के लिए, पाकिस्तान में भी लोग आते हैं। 10-12 लाख अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो याद रखे कम से कम 150-200 लोग पाकिस्तान जरूर आते हैं। तो ये तो हाँ लक्ष्मी भी आती है, लक्ष्मीकांत भी आता है। अब सुने, इंपोर्ट है विड्रॉल और एक्सपोर्ट इंजेक्शन। अब मुझे बताइए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कोई रिलेशनशिप था? सेविंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग सिस्टम, कैपिटल मार्केट, जो मर्जी कर दे, उसके जरिए से इन्वेस्टमेंट बनती है। क्या टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई रिलेशनशिप था? गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है, उसकी रिसीट्स हैं, फिर उस टैक्स में से पैसे खर्च करती है, वो उसके पेमेंट्स है। जो नेट बैलेंस आता है कभी सरप्लस होता है, कभी डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट उसको फिर फिल करती है डेफिसिट हो तो। क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल, बैलेंस ऑफ पेमेंट। शाबाश, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस चीज का रिगार्ड? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अच्छा आप मुझे बताइए, अभी आपके एक ऐसा क्वेश्चन पूछने लगा हूं, आपकी काउंटिंग इकोनॉमिक्स दोनों टेस्ट हो जाएंगी। नहीं 50 रुपए नहीं मिले। क्वेश्चन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे हैं, एक रिसीट साइड है, एक पेमेंट साइड है। इंपोर्ट किधर आएंगे? इंपोर्ट किधर आएंगे? एक्सपोर्ट्स किधर आएंगे? क्या दोनों बराबर होंगी? फर्क होगा। अगर इंपोर्ट ज्यादा है हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट ज्यादा है सर, बैलेंस ऑफ फिस्कल बजट हर साल बनता है कि हर महीने? बैलेंस ऑफ पेमेंट हर साल बनता है, हर महीने?
बताइए पाकिस्तान कितने साल हो गए? 70 साल। 2 सालों के अलावा बाकी 68 ईयर्स में पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा कि सरप्लस होगा? क्या होगा? डेफिसिट है, यानी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। भाई एक और कंसेप्ट, अब देखिए कंसेप्ट से कंसेप्ट जुड़ा हुआ है मुश्किल, बताते हुए डर रहा हूं मैं, ट्राई करूं, अगर समझ आ जाए बहुत अच्छी बात। यूं समझ लीजिए आदि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझ आ गया आपको। अगर ना समझ आए प्रॉब्लम कोई नहीं, बोनस है, ट्राई कर रहा हूं, समझ आ गया बहुत अच्छी, ना समझ नुकसान कोई नहीं, इसको फिर ऐसे भूल जाइएगा बिल्कुल। मुझे बताइए क्या डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा कैसे करेगा? अगर इंपोर्ट ज्यादा है, देखिए एक तरफ रखें बैलेंस ऑफ पेमेंट को, दूसरी तरफ रखें डॉलर की डिमांड सप्लाई को। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, गौर से सुनिएगा बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, इंपोर्ट ज्यादा है, हमारी मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी तो डॉलर की प्राइस भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के असूल के मुताबिक हर चीज की डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। सोचिए डॉलर की जब डिमांड बढ़ेगी, डॉलर 150 का है, अगर 200 का होगा कि 100 रुपए का? 200 का होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अपने अखबारों में या टीवी पे कहीं देखा होगा कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट को कम कर रही है। आपने शायद इस तरह की स्टेटमेंट कहीं सुनी हो मिलते जुलते। तो क्या आप समझते हैं एज इकोनॉमिस्ट कि इंपोर्ट को कम करने से एक्सचेंज रेट नीचे आएगा डॉलर का? बिल्कुल। अब रीजन समझ आई क्यों? क्योंकि डॉलर की इंपोर्ट कम होगी तो मतलब हमने डॉलर की पेमेंट कम करनी है, डॉलर की डिमांड कम होगी। पाकिस्तान में डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स का असूल है, जिसकी डिमांड प्राइस इसीलिए कम होगी, हमारी करेंसी बढ़ेगी। अब बताइए, अच्छा ये रिलेशनशिप समझ आ गया? एक आई कैप आपसे ये रिलेशनशिप नहीं पूछेगा, ये तो मैंने फ्यूचर के कंसेप्ट को सामने रख के बताया। आई कैप कहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ड्रा करो, एक्सप्लेन कर दो। ड्रा कर देंगे, एक्सप्लेन भी कर देंगे। एक्सप्लेन में यही करना है आपने, एक फ्लो इधर से उधर गया, दूसरा उधर से उधर आया, सिंपल। ये एक रियल फ्लो है, एक मनी फ्लो है, खत्म कहानी। फिर आपसे पूछेगा जरा मुझे लिस्ट तो बता दो विड्रॉल की। विड्रॉल क्या क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है? STM सेविंग टैक्स इंपोर्ट। इंजेक्शन क्या क्या है? S का अपोजिट क्या होगा? G नहीं, I इन्वेस्टमेंट। T का अपोजिट क्या होगा? J। और STM इंपोर्ट का अपोजिट क्या होगा? X। अगर आप ये STM याद कर लें तो आपको लीकेज एंड विड्रॉल भी याद हो जाएगी और फिर इनका अपोजिट इंजेक्शन भी याद हो जाए। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, समझ आती है बात? तो लीकेज एंड विड्रॉल STM। लेकिन ये ना हो एग्जाम में जाके भूल जाए ये STM में लीकेज थी कि इंजेक्शन थी, ये नहीं करना, ठीक है? ये नहीं करना, हाँ रट्टा भी लगाना है लेकिन समझ के क्लियर। अब एडवांस कंसेप्ट कुछ तो डिस्कस कर दिया मैंने बहाने से, लेकिन एक दफा चेक कर लूं कि समझ आए कि नहीं। बताइए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो फर्क है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, ये कैसे फिल होगा? सेविंग कैसे इन्वेस्टमेंट बनेगी? बैंक के जरिए से, बैंक या स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से। इसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब है बैंकिंग या स्टॉक। आपको पता है दोनों सोर्सेस से पैसा मूव होता है। स्टॉक एक्सचेंज में भी फर्म के शेयर बिक रहे होते हैं, तो जो पैसे हम लोग बाय करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के शेयर, तो वो पैसे फर्म के पास जाते हैं। ये भी पैसे सेविंग को इन्वेस्टमेंट बनाने का एक तरीका है स्टॉक एक्सचेंज के जरिए। और दूसरा तरीका है बैंक्स के जरिए। अब ये तरीका जो है ये इस्लाम में इसमें इंटरेस्ट बेस्ड है, ये प्रॉफिट बेस्ड है।
अभी आपकी मर्जी है दोनों। तो इनका कंबाइंड नेम क्या है? कैपिटल मार्केट। यानी दो कैपिटल मार्केट होता है जिससे पैसा फ्लो होता है, वो दो है, स्टॉक एक्सचेंज भी, बैंक में। ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट बनती है कैसे? थ्रू कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट किसको कहते हैं हम? स्टॉक एक्सचेंज को। ये समझ आई बात? टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का डिफरेंस जो है ये क्या कहलाता है? ये कहां पे होता है भला? फिस्कल बजट में। और अगर डिफरेंस टैक्स ज्यादा हो तो फिस्कल बजट, अगर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा तो डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये कहां लिखा होता है? और अगर इंपोर्ट ज्यादा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा, और एक्सपोर्ट ज्यादा है। फिर एक इकोनॉमिस्ट था लॉर्ड केन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे, पूरी इकोनॉमिक्स का अब्बू किसको? नहीं ये नहीं है, वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का अब्बू किसको कहा जाता है भला? लॉर्ड केन्स को। इसको हम आइंदा केन्स कहेंगे, केन्स। ठीक है, केन्स। केन्स ने कहा था, आप देखिए जरा बात सुने, आप कहेंगे सर ये बात तो फौरन समझ आ जाती है। भाई केन्स ने इस तरह सारी उसके सामने सारी चीजें बनी बनाई नहीं थी। केन्स क्या कहता है? इंजेक्शन से जीडीपी इंक्रीज होगी। एग्री करते हैं कि नहीं? इकोनॉमी में जितनी ज्यादा इंजेक्शन होगी जीडीपी, और जब जीडीपी बढ़ रही हो हम क्या कहते हैं? बूम आ रहा है इकोनॉमी। कभी ये बूम की बूम नहीं, बूम का लफ्ज सुना? सिर्फ बूम का। हाँ, जब इकोनॉमी बढ़े हम क्या कहते हैं? बूम आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में बूम आ गया, इकोनॉमी में बूम आ गया। तो ये बताइए केन सही कह रहा है? इंजेक्शन होगी, पैसा आएगा, फैक्ट्रियां लगेगी, नौकरियां मिलेंगी, प्रोडक्शन बड़ी होगी, जीडीपी। फिर उसने एक और बात की, क्या उसने कहा? विड्रॉल डिक्रीजेस जीडीपी। इंजेक्शन करोगे जीडीपी बढ़ेगी, इसे कहते हैं बूम। विड्रॉल करोगे जीडीपी कम होगी, इसे क्या कहते हैं? रिसेशन। बताइए रिसेशन गुड थिंग है कि बैड थिंग? बूम गुड थिंग है कि बैड थिंग? इंजेक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, बूम। विड्रॉल बढ़ेगा, रिसेशन बढ़ेगी। धूम नहीं भाई, रिसेशन है। कहता है और अगर दोनों एक बराबर हो, सबसे अहम कंसेप्ट, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। एक बराबर का मतलब क्या है? विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन, यानी S प्लस T प्लस X इज इक्वल टू I प्लस G प्लस X। भाई कुछ समझ आई आपको? चलो भाई, मेहरबानी आपकी। अब इस सारी देखें, इसके अंदर ना कंसेप्ट सिंपल था, लेकिन बेहतरीन मौका था मेरे पास कि मैं दूसरे कंसेप्ट भी बिल्ड कर दूं। आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, बेहतरीन हो गया। अब समझ लीजिए कंसेप्ट बिल्ड हो गए हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब देखिए आगे कैसे चलती मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मुझे ये तसल्ली करवा दें, समझ आ गया ना आपको सारे? चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर यहाँ से हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।